से स्टार्ट करना है। तो महापद्म ने शिशुनाग का अंत करके नंदवंश की स्थापना की। ठीक है, तो महापद्म ने क्या किया, शिशुनाग का अंत कर दिया और फिर नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्व सर्वशास्त्रांतक कहा गया है। उसे एक छात्र एक राट भी कहा गया है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। उसे पौरख, इच्छावाकु, पंचाल, कौरव, हेहय, कालिंग, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। और उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर की गई थी। इस लेक्चर को हमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है, इसको बस लूप में एक दो बार सुन लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें एक लाइन है, समझ आराम से आ जाएगा। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अब अगला टॉपिक है मौर्य वंश। पुराण ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। स्टैब्रो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा गया है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जेम्स प्रिंसेप ने 1834 से 37 में के मध्य ब्राह्मरी और खरोष्टी लिपि को अनुदित किया और प्रियदर्शी की पहचान से अशोक से की। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम विस्ताना के तट तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे वित्सता या हाइडेल पिस्का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक इसी में, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 323 से लेकर के 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहे हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की उम्र से मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, काबुल, अरकोशिया, कंधार, जेड्रोशिया, मकरान तथा पेमीदसाई हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मैग्नेथिस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मैग्नेथिस ने इंडिया नामक पुत्र की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं सल्लेखना उपवास में अपने प्राण त्याग दिए। अब नेक्स्ट जो बिंदु हमें पढ़ना, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बिंदुसार के बारे में, जो कि 298 से लेकर 278 ईसा पूर्व तक रहते हैं। इसे अमृत घात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय में सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत डायमेकेस तथा मिस्र के शासक टालमीदित्य फिलोडेलेफस का राजदूत डायोनियसस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, है ना। आजीवक संप्रदाय क्या होता है? जो ये मानता है कि जो हो रहा है वो मतलब सब कुछ भाग में लिखा जा चुका है, चेंज नहीं कर सकते। अशोक 272 से लेकर 233 ईसा पूर्व तक सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष 269 ईसा पूर्व में राज्यभिषेक से पूर्व उज्जैन का वह राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्यभिषेक के 8वें वर्ष में कालिंग को जीत लिया। अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव्य था। राज्यभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की
और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया, उसे उल्बिक कर मुक्त घोषित करता है तथा भाग कर 1/8 कर देता है। अशोक की अभिलेख। अशोक के अभिलेख में शहनाजगढ़ी एवं मानसेरा, है ना, क्या है, शहनाजगढ़ी एवं मानसेरा पाकिस्तान में अभिलेख खारोष्टी लिपि से उत्कृष्ट है। तक्षशिला एवं लघमान काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरामाइक एवं ग्रीक में उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला शस्तिलेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट है। अशोक को इतिहास में भी इन अभिलेखों का से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिला में है। शाहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसहेरा यह पाकिस्तान के हजारा जिला में स्थित है। कालपी यह वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है। जौहगढ़, है ना, ये कहाँ है, ये उड़ीसा के जौहगढ़ स्थित में है। सोपारा यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है। एरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। गिरनार यह काठियावाड़ में यानी गुजरात में जूनागढ़ के पास में है। अगला है अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के जो लघु शिलालेख थे। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। भभू यह राजस्थान के जयपुर जिले में है। मास्की यह रायचूर जिले में है। सहसाराम यह बिहार के शाहाबाद जिले में है। धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेश में भेजा और दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य और सत्ययुक्त केरल पुत्र तथा एवं ताम्रपाणी बताए गए हैं। अब हम अशोक के लघु स्तंभ लेख पे चलते हैं। सम्राट अशोक के राज्य की घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ कहा गया है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर है। तो यानी ये अभिलेख होते थे, है ना, पत्थर का कोई शिला होगी या होगा, उस पर कुछ कुछ लिख रखा है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं। तो सांची पे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है ना। रूमिनदेई नेपाल के तराई इलाके में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चिब्बल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी के 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुड़ यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। अरोरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, है ना। सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। नेतुर यह मैसूर जिले में है। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर और लेख रहित वैशाली बिहार में। अशोक के गुहालेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृतिक तथा ब्राह्मणी लिपि में। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर के खारोष्टी है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, ठीक है, यानी इस साइड, राइट से लेफ्ट की तरफ। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में, आरमाइक बोलते हैं ना, आरमाइक लिपि में लिखा एक भगन अभिलेख कांधार के पास सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आइवरिक द्विभाषी में अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अशोक के स्तंभ लेख पे। अशोक के स्तंभ लेखों का संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों की उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है कौशाम्बी इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली तोपरा यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था। यह मध्ययुगीन सुल्तान के फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, बाद में ये फिरोज शाह दिल्ली लाया गया। लोरिया अरराज तथा लोरिया नंदगढ़ यह स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में है। अब आते हैं हम सैन्य व्यवस्था पे। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निष्क्रिय थी। प्रत्येक समिति के 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था थी।
सैनिक प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों के में भी व्यवस्थापक होता था। मैग्नेस्थिस के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। अब अगला टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन के सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों से विभाजित कर दिया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक काल में प्रांतों की संख्या 5 होगी और ये प्रांत थे, तो प्रांत और उसकी राजधानी प्राची मध्य प्रदेश में है ना, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ इसकी थी तक्षशिला, है ना, ये पाकिस्तान साइड होगा। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, है ना, साउथ में। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, है ना, मध्य प्रदेश में। कलिंग तोसली उड़ीसा। प्रांतों यानी चक्रों की प्रशासन कुमारमात्य यानी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। प्रांत जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। नगर प्रशासन। मैग्नेस्थिस के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समिति में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों के निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति क्या करता था? विदेशों की देखरेख करता था। तीसरा वाला जनगणना करता था। चौथा वाला व्यापार वाणिज्य की करता था। पंचम जो है बिक्री की व्यवस्था निरीक्षण करता था। षष्ठ समिति बिक्री कर व्यवस्था करता था। नगर पुलिस की भी व्यवस्था थी, जिसे हम क्या कहते थे? रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोत में वर्णित अधिकारी एक नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं एग्रोनोमोई यानी जिलाधिकारी, एंटीनोमोई यानी नगर आयुक्त। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संपत्ति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसने सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। शिशु वंश। तो जो हमारा शिशु वंश नहीं है, शुंग वंश है। शुंग वंश। मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके पुरोहित पंतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। इसी अग्निमित्र और मालविका की कहानी पर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। अब आता है कर्ण वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या करके कर्ण वंश को नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। अब अगला है कुषाण। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर को विजित करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर लिच्छुओं का शासन रहा। अब हम स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या आएगा? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख के आधार पर इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक वर्ष 319वीं ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग उसके राज्य में सम्मिलित था।
अब आते हैं समुद्रगुप्त पे। अभिलेख और सिक्कों पर इसे पराक्रमक, अपरितरत, व्याघ्र, पराक्रम, सर्वराज्योच्छेता आदि उपाधियों प्रदान की गई। इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ ने कहा है ना। इसे स्मिथ क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। उत्तरापथ अभियान में 9 राजाओं को विजित किया है ना, जीत लिया। दक्षिण पथ अभियान में इन्होंने 12 राजाओं को से विजय प्राप्त की। विजय क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल आधी राज्यों का दावा किया है ना। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक ने के इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्राहक राजकवि हर्षेण ने लिखी थी। अगला टॉपिक है रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिक संदिग्ध है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो है वो चंद्रगुप्त। यह देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य आदि नामों उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार भलिकी और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसके अपनी पुत्र प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय से किया गया था। चीन के यात्री फायान ने इस समय में यात्रा की थी और वह 14 वर्ष तक भारत थे। तो ये बार बार पूछता, फायान जो है ना वो यहीं पे आया था, 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकपर, वराहमीर, वहरुचि जैसे विद्वान थे। कुमारगुप्त प्रथम। अब ये मंदसौर अभिलेख वत्स्य भट्टी रचित प्रशासित में कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों पर आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई थी। यह राजगीर जिले में स्थित है। कुमारगुप्त ने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ली थी। स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्तों ने मल्लेच्छियों हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसने सूर्यदर्शन झील चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित का पुनरुद्धार करवाया था। कहूम अभिलेख के अनुसार इसकी उपाधि शक्यद्वितीय थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। अब आगे चलते हैं गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री संगयुन ने 515 से 5 से 20 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। हेंगसांग 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक 16 वर्ष तक भारत में रहा। हेंगसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने महिरकुल हुणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैनगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही क्या हुआ? मगध साम्राज्य का अंत हो गया। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब आता है हमारा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, जिन्होंने 750 से लेकर 770 ईस्वी को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल के आदित्यपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित था। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्स्य राज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चल के राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्स्य राज दोनों को पराजित कर दिया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंदिरा युद्ध को परास्त कर दिया और अपने साथ समर्थकों के साथ चक्रा युद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय में ही प्रतिहार शासक जो थे नागभट्ट द्वितीय वत्स्य राज का पुत्र मुंगेर तक
का कुछ क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया गया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है, तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागल जिले के शहर में लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अतिचंक गांव में स्थित है। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नवगां जिले में पहाड़पुर गांव में का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। धर्मपाल को अभिलेख का परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोंडाल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। देवपाल, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। महीपाल प्रथम, इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। और बौद्ध भिक्षु अंतिम दीपांतर का नेतृत्व में तिब्बत में दूत मंडल भेजा। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय में कैब्रेत विद्रोह हुआ था। कर्नाटक वंश, इसका संस्थापक न्यायदेव था। इसके बाद गंगदेव उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर, कौन था? नरसिंह देव के समय में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार का आक्रमण कर नालंदा, विक्रमशिला जैसे विहारों को ध्वस्त कर दिया।